हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का करंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनली इस समय जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि इतनी बड़ी बैंकें, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दोस्तों ये कोलैप्स हो चुकी हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक जो है, जो कोलैप्स हुई हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, आइए देखते हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, राइट ना। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक की, तो इसे शॉर्ट में आज के लिए मैं SVB कह रहा हूं। सिलिकॉन वैली बैंक एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1983 में एस्टैब्लिश्ड हुई, मतलब बहुत पुरानी बैंक है। और साथ में अगर मैं बात बताऊं ये काम क्या करती थी, सिलिकॉन वैली बैंक का काम क्या था, तो इसका ये बेसिकली दो सेगमेंट में काम करती थी। पहला, जो अर्ली स्टेजेस के, मतलब मान लो जो स्टार्टअप्स हैं और जो टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प देती थी। और साथ में जितने भी बायोटेक के स्टार्टअप्स होते हैं, तो उन्हें ये वित्तीय सहायता, लोन वगैरह देने में काम करती थी। तो इसका मतलब बेसिकली इसका जो फोकस था सिलिकॉन वैली बैंक का, वो था टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और बायोटेक की फील्ड में जो काम कर रही हैं स्टार्टअप्स, उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, राइट। इसके साथ साथ ये इनके जो मैनेज करते थे अपने फंड्स फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट। तो मैं किसी और वीडियो में मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट के फंड्स को मैनेज करने का काम भी SVB किया करते थे। और अगर मैं एक छोटी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दूं, तो अमेरिका की 16th लार्जेस्ट बैंक थी सिलिकॉन वैली बैंक। तो दोस्तों अभी एक कोलैप्स हो गई है। तो आज के सेशन में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर इस बैंक का कोलैप्स होने का रीजन क्या था, कोलैप्स होने के बाद हुआ क्या इसके साथ। लेकिन एक बार देख लेते हैं जरा सिलिकॉन वैली बैंक के बाद सिग्नेचर बैंक, राइट। तो सिग्नेचर बैंक के बारे में जरा समझते हैं कि सिग्नेचर बैंक की बात अगर हम लोग करें, सिग्नेचर बैंक, तो सिग्नेचर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, राइट। और ये काम क्या करती थी, ये जो सिग्नेचर बैंक है, ये जनरली जो रियल एस्टेट हैं, जो प्रॉपर्टीज वगैरह काम करती हैं, रियल एस्टेट में काम करती हैं, उनके लेंडिंग के लिए फाइनेंशियल हेल्प करती थी, मतलब रियल एस्टेट को लोन वगैरह देती थी। और हाँ, रिसेंटली सिग्नेचर बैंक ने अपना एक काम शुरू किया था, ये क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स भी लेना इसने शुरू किया था। तो एक साथ यूएस की दो बड़ी बड़ी बैंकें, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, कोलैप्स हो चुकी हैं ना। दोस्तों आगे चलते हैं। इनके फेल होने का जो रीजन है वो बहुत ही सिंपल रीजन है। अगर हम सिलिकॉन वैली बैंक के फेल होने का रीजन की बात करें, तो इन्होंने क्या किया, एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे दिया। जैसे 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो किस लिए आया था, सब प्राइम लेंडिंग, तमाम बार मैं बता चुका हूं होता क्या है। तो 2008 का जो सब प्राइम लेंडिंग की वजह से, मतलब ऐसे लोगों को लोन दे दिया जिनकी रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो क्या होगा, बैंक का पैसा डूब गया। सिमिलरली सिलिकॉन वैली बैंक के फेल होने का जो बहुत बड़ा रीजन रहा है, वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया करते थे, लेकिन शॉर्ट टर्म इनके पास डिपॉजिट्स थे। अब सोचो, किसी को बैंक ने लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे दिया, लेकिन जो पब्लिक डिपॉजिट कर रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रही है। तो अगर किसी व्यक्ति ने पैसा जमा किया तो वो शॉर्ट टर्म बाद वापस ले लेगा, लेकिन बैंक ने किसी को लोन दिया, वो लॉन्ग टर्म बाद वापस आएगा। इसका मतलब बैंक में कैश क्रंच हो जाएगा, इसका मतलब लिक्विडिटी बैंक की खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा रीजन बना इसके फेल होने का, राइट ना। दोस्तों आगे चलते हैं। अगर मैं और कुछ रीजन मैंने ढूंढ के निकाले कि आखिर इसने क्यों ये इतना ज्यादा फेल हो गई, तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों ग्लोबल रिसेशन। अगर हम बात करें रिसेशन तो अलग बात ही है। तो इस समय पूरे देश में ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन चल रहा है, वैश्विक महंगाई चल रही है, और उसका भी बहुत बड़ा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ, उसकी वजह से इंटरनेशनली जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस देखने को मिला। सप्लाई जब कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो इंटरनेशनली क्या होगा, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों इस कारण से, ग्लोबल इन्फ्लेशन के कारण से, हमने देखा कि यूएस की जो क्या सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो अपनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आ गई। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, जहां पर उसने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। अब दोस्तों इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिए तो जरा समझने की कोशिश करना, तो लोग अब लोन कम लेंगे। अगर लोग लोन कम लेंगे तो इसका मतलब है अब लोगों के पास जो उनके बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, वो हैम्पर्ड होंगी।
और तो और एक बहुत बड़ा रीजन होता है, मैंने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में कई बार पढ़ाया कि जब जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो जो बॉन्ड का प्राइस है वो डिक्रीज होने लगता है। तो एक और बहुत बड़ा रीजन निकल के आया कि चूंकि इसने अपना बहुत सारा पैसा यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगा रखा था और उन बॉन्ड्स में जिनका जो इंटरेस्ट है वो नियरली जीरो है। कई बार मैंने आप लोगों को बताया जीरो कूपन बॉन्ड, कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसने लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रखा था गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। एक साइड यूएस की फेडरल बैंक अपनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आ गई, महंगी मौद्रिक नीति जिसमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, उसकी वजह से बॉन्ड के प्राइस कम हो गए और इस बैंक ने अपना बहुत सारा पैसा बॉन्ड के प्राइस में लगा रखा था। तो ये कुछ रीजंस हैं इसके फेल होने के। राइट ना, अगर हम बात करें दोस्तों कि अब आखिर जब ये फेल हो गई तो अब क्या होता है, यूएस में यूएस की गवर्नमेंट ने, यूएस की सेंट्रल बैंक ने इस एसबीबी जो फेल हुई इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस स्टार्ट किए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ही सिंपल बात है कि देखिए क्या किया गया। जैसे अगर हमारे भारत में कोई भी बैंक फेल हो जाती है तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत बारी मैंने बात करी है, दैट इज DICGC। तो मैंने आपको बताया डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। क्या होता है कि अगर कोई बैंक फेल हो गई तब भी लोगों को दिक्कत की और चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि उनके जो डिपॉजिट्स हैं दे आर इंश्योर्ड बाय द RBI सब्सिडरी, दैट इज DICGC। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे थे दोस्तों तो यूएस की जो इस लाइक सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक है, ये जो फेल हुई, अब क्या किया गया तो वहां पर कैलिफोर्निया, जैसे आपको पता है कि यूएस का जो सिस्टम है वो कैसा है, यूएस में जो स्टेट्स हैं वो आपस में डिसइंटीग्रेटेड है सेंट्रल से। किसी पॉलिटी की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा कि यूएस का फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सा है। तो वहां पर क्या, जैसे हमारे इंडिया में तो RBI पूरा रेगुलेट करती है, तो वहां पे फेडरल रिजर्व रेगुलेट तो करती है, इसके अलावा वहां पे जो अलग अलग स्टेट्स हैं है ना, उन पे अगर हम कहें यूनाइटेड स्टेट इसलिए बोलते हैं। तो जो कैलिफोर्निया में जो कैलिफोर्निया का बैंकिंग रेगुलेटर है उसने क्या किया, इस बैंक को क्लोज कर दिया। दोस्तों कैलिफोर्निया के बैंकिंग रेगुलेटर ने इस बैंक को क्लोज कर दिया। अब क्या कहा, इसके बाद क्या हुआ, तो दोस्तों इसके बाद जैसे हमने कहा कि हमारे इंडिया में DICGC है, ऐसी वहां पे FDIC है, बोले तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो जो FDIC है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसने क्या किया, जितने भी लाइक जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके एसेट्स थे उनको सीज कर दिया। सीज करने के अलावा और इसने क्या किया दोस्तों, FDIC ने यूएस में एक ब्रिज बैंक सेटअप करी। अब एक मुद्दा आया इकोनॉमी का बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये ब्रिज बैंक क्या होता है। तो मान लो कोई भी बैंक जब कोलैप्स हो रही होती है, जब खत्म हो रही होती है, तो उस बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, उनको टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए एक बैंक खरीद लेती है और फिर जब तक उस बैंक को किसी बैंक में नहीं बेचा जा रहा है, जब तक उसको खरीद लिया जाता है, मतलब अपने पास रख लिया जाता है, उसे बोलते हैं ब्रिज बैंक। तो दोस्तों अब FDIC ने एक ब्रिज बैंक बनाई जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक। दोस्तों डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा। तो यूएस में सेंटा क्लारा में जो DINB डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक थी, ये एक ब्रिज बैंक का काम कर रही है। अब इसने क्या किया दोस्तों, अगर मैं इसकी बात बताऊं आप लोगों को, तो इसने जितने भी लाइक एसेट्स थे, जितने भी एसेट्स थे सिलिकॉन वैली बैंक के, उन्हें टेम्पररी पीरियड के लिए खरीद लिए उनके सारे डिपॉजिट्स को। राइट ना, चलते हैं दोस्तों इसके आगे बात करते हैं। दोस्तों इसके अलावा थोड़ी सी और बात करते हैं दोस्तों, और क्या किया। अब हमने ये तो देख लिया दोस्तों, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि टू प्रिवेंट बैंक रन। देखिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ गया आप लोगों के लिए, बैंक रन। अब दोस्तों क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। जब बैंक में बहुत सारा बैंक लॉस में जाती है, तो अगर बहुत सारे डिपॉजिटर्स एक बार में बैंक से पैसा निकालें तो उस टर्म को बोलते हैं बैंक रन। तो बैंक रन को रोकने के लिए और जितने भी लोगों का पैसा SVB सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट था, उनके सारे डिपॉजिट्स को वापस करने के लिए
यूएस के फेडरल रिजर्व ने एक एडिशनल फंडिंग फैसिलिटी दी है हाल ही में, और कहा है, इसका नाम दिया बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम। एक और काम किया BTFP, बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम, और ये जो कार्यक्रम है इसको स्टार्ट किया गया यूएस की फेडरल रिजर्व के द्वारा। और उसने कहा कि अगर मान लो अब ये जो सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लिया गया, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसको लाइक शॉर्ट टर्म के लिए एक जो ब्रिज बैंक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक सेंटा क्लारा की, इसको दे दिया गया, इसको अभी इसका काम। और अब इसमें क्या कहा गया कि ये जो बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए क्या होगा कि ये 1 साल तक के लोन्स दे सकती है अभी लोगों को। लेकिन अब कहा गया कि जब आप 1 साल तक के लोन दोगे तो आप कुछ क्वालिटी कोलेटरल दोगे। क्वालिटी कोलेटरल का मतलब कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, अच्छी कोलेटरल के बदले आप 1 साल तक का ये लोन दे सकती है। कौन? सिलिकॉन वैली बैंक। लेकिन वो बैंक तो कोलैप्स हो गई, और उस बैंक का क्या हुआ, तो FDIC ने उस बैंक को एक ब्रिज बैंक को बेच दिया है, टेम्पररी पीरियड के लिए वो ब्रिज बैंक के पास है। नाउ दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, और बात करते हैं कि अब एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड भी बनाया गया है। तो यूएस की फेडरल रिजर्व ने एक एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है। ये पूरा का पूरा जो फंड है वो $25 बिलियन का है, और इस फंड को दोस्तों, इस फंड को बनाया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी यूएस के द्वारा। अब इसका क्या काम है दोस्तों, वो देख लेते हैं। तो एक्सचेंज स्टेबिलिटी फंड के द्वारा क्या किया जाएगा, तो एक्सचेंज स्टेबिलिटी फंड के द्वारा जो इंश्योर्ड डिपॉजिट्स और जो नॉन इंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं, मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जिनकी इंश्योरेंस बैंक पहले दे रही है, और कुछ ऐसे डिपॉजिट जो नॉन इंश्योर्ड हैं। तो अगर इंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं तो ऐसे डिपॉजिटर्स के लिए दे हैव द एक्सेस टू देयर डिपॉजिट्स। अगर आपके डिपॉजिट्स इंश्योर्ड हैं, जैसे अगर हम अपने भारत में DICGC की बात करें तो वहां पे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD, RD, ऑल द काइंड्स ऑफ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स सारे के सारे इंश्योर्ड होते हैं। सिमिलरली तो यहां पे अगर इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स हैं तो यूएस की गवर्नमेंट कह रही है कि दे कैन एक्सेस देयर डिपॉजिट्स। अगर मान लो अनइंश्योर्ड डिपॉजिटर्स हैं, सो दे विल रिसीव द FDIC। तो दोस्तों अब उनका जो अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स, तो मैंने कहा था एक FDIC ने क्या किया, तो जो अनइंश्योर्ड डिपॉजिटर्स हैं उन्हें कहां से उनका पैसा मिलेगा, तो FDIC के द्वारा मिलेगा। लेकिन कब? जब FDIC अपने एसेट्स को सेल करेगी। सो दोस्तों दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट सिलिकॉन वैली बैंक। मिलते हैं अपनी अगले सेशन में, जब तक आप अपना ख्याल रखें, UPSC की तैयारी को इसी तरह से बनाए रखें। जय हिंद।